हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम अवलांचेस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1 था। ये यूनिट नंबर 3 का नेक्स्ट पॉइंट है। लेक्चर नंबर 2 में कोल्ड वेव्स के बारे में डिस्कशन करेंगे आज हम। तो कोल्ड वेव्स क्या है? एक टाइप की ये क्या है? डिजास्टर्स हैं। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। तो हम डिजास्टर के डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे पास कोल्ड वेव भी क्या है? हमारे पास एक टाइप का क्या है? डिजास्टर है। तो ये कोल्ड वेव होती क्या है, इसके इफेक्ट क्या है, इसके कॉजेज क्या हैं, फिर इसके मिटिगेशन के प्रोसीजर्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये कोल्ड वेव जो होती है ये जनरली क्या होती है, सम रीजन में क्या इसका नाम होता है, कभी कभी किसी रीजन में इसको सुनो कोल्ड स्नैप भी बोलते हैं, कहीं कोल्ड स्पेल भी बोलते हैं। अब ये क्या है, हमें पता है कि किसके चलते होगा। कोल्ड है, कोल्ड हुआ या फिर वार्म हुआ या फिर ठंडी गर्मी बरसात, ये सारी चीज़ें क्या है, एक वेदर की कंडीशन है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, अगर कोल्ड हमारे पास वेव चल रही है तो क्या है कि वेदर का फिनोमिना है। अब ये वेदर के चलते हो रहा है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो ये क्या होगा कि ये कैसे अलग होगा, अब कैसे इसको फाइंड करेंगे, कैसे नाम ही जैसे हमें पता चला है कोल्ड है और कोल्ड में क्या हो रही है, वेव्स जनरेट हो रही हैं। कोल्ड वेव है मीन्स वहाँ पे जो कूलिंग ऑफ एयर्स है, कि जो एयर की जो हमारे पास टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कोल्ड बोलते हैं। ये स्पेशली कहाँ पे देखने को मिलता है? यूएस के जो हमारे पास होता है, यूनाइटेड स्टेट है, उधर के साइड में हमें मोस्टली देखने को मिलता है। अब ये कोल्ड वेव है हमारे पास यूरोपियन में भी दिखेगा। यूरोप का जो पूरा का पूरा हमारे पास कॉन्टिनेंट है, तो पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में भी क्या होता है, ये देखने को मिलते हैं। अब ये क्या होगा, ए कोल्ड वेव इज ए रैपिड फॉल ऑफ टेम्परेचर विद इन 24 आवर पीरियड। जो हमारे पास 24 घंटे का टाइम होता है, इस 24 घंटे के टाइम में अचानक से टेम्परेचर का नीचे गिर जाना क्या कहलाता है, रैपिड फॉल कहलाता है। और वो अचानक से टेम्परेचर नीचे गिर गया और किस चीज़ के चलते, एयर का, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, कोल्ड वेव टर्म्स में नाम देते हैं उसको। अब ये क्या होगा, अचानक से इंक्रीज भी हो गया या फिर डिक्रीज भी हो गया, तो जिसके चलते क्या होगा, प्रोटेक्शन टू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड कमर्शियल एंड द सोशल एरिया एक्टिविटी में सब में क्या करना पड़ेगा, उसको इंक्रीज, जो उसको प्रोटेक्शन को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अचानक से टेम्परेचर गिर रहा है तो अदरवाइज क्या होगा, ये डैमेज का फॉर्म करेगा। द प्रिसाइज जो हमारे पास क्राइटेरिया जो होते हैं फॉर द कोल्ड वेव इज डिटरमाइंड बाय द रेट एट विच टेम्परेचर फॉल। तो इसको हम कैसे कि इसको डिटरमाइन करते हैं कि किस रेट से, रेट मीन्स कैसे ये चेंजेस हो रहे हैं, एंड द मिनिमम टेम्परेचर टू विच इट फॉल। पहली चीज़ें तो कैसे इसको हम डिटरमाइन करेंगे, पहली चीज़ें को किस रेट से कम हो रहा है। लाइक कहीं पर टेम्परेचर 20 डिग्री था, वो टेम्परेचर घट के क्या हो गया, 1 घंटे बाद हो गया हमारे पास -10 डिग्री। तो अचानक से 30 डिग्री का जो डिफरेंस आया, वो डिफरेंस किस रेट से आया, किस चेंजेस से आ रहे हैं पर आवर के बेसिस पे ये चीज़ें दिखने को मिलेंगी। तो और दूसरी चीज़ें कि मिनिमम उसका टेम्परेचर कितना गया, द मिनिमम टेम्परेचर कितना गया, इसके बेसिस पे क्या होगा, उसका डिटरमाइंड होते हैं, उसके बेसिस पे उसको डिटरमाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं, द मिनिमम टेम्परेचर इज डिपेंडेंट ऑन द जियोग्राफिकल एरिया एंड द टाइम ऑफ ईयर। जो मिनिमम टेम्परेचर होता है जियोग्राफिकल एरिया पे, कि किस एरिया में हो है, हिली एरियाज में है, प्लेन एरियाज में है, या फिर किस कॉन्टिनेंट में, इस पर भी डिपेंड करता है। और टाइम ऑफ ईयर भी डिपेंड करता है कि हमारे पास विंटर है या हमारे पास समर है। तो इस टाइप के जो सीजन होते हैं उस पर भी ये क्या होता है, डिपेंड होता है। कोल्ड वेव हैपन होने के कॉजेज क्या क्या होते हैं? तो कॉजेज में हमें ये चीज़ें पता चलेंगी। सबसे पहली चीज़ क्या है कि इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम हो रहा है। कोल्ड वेव डेवलप व्हेन द कोल्ड एयर मासेज ओवर लार्ज एरियाज आर बॉट इन। जब हमारे पास जो बहुत ही ठंडी हवाएं होती हैं, वो ठंडी हवाएं क्या है, किसी लार्ज एरिया पे आके, अब इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, ह्यूमंस पे ही मोस्टली पड़ेगा। लैंड पे मोस्टली ह्यूमंस रहते हैं, और ये जनरेट कहाँ से होंगी, हमारे पास ये ओशियंस में जनरेट होती हैं। अब इन मिडिल यूरोप की बात करें, जो हमारे पास मिडिल यूरोप कॉन्टिनेंट है, क्या होगा, दिस अकर्स मेनली ड्यूरिंग विंटर मंथ व्हेन द कोल्ड एयर मासेज आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द पोलर रीजन्स। अब क्या होगा, पोलर रीजन से जो हमारे पास एयर्स होती हैं, पोलर पे क्या होगा कि हमें पता है कि पूरे के पूरे क्या बर्फ़ से ढकी हुई है। चाहे हमारे पास नॉर्थ पोल की बात करें या साउथ पोल की बात करें, वहाँ से जो एयर क्या करेंगे, मूवमेंट होगा, एयर का मूवमेंट होगा। अब जो यूरोप का एरिया है, ये अगर नॉर्थ पोल से देखा जाए तो बहुत ही क्या है, नज़दीक है। तो जो हमारे पास नॉर्थ पोल से जो एयर मूव करती है, वो नॉर्थ पोल से जो एयर मूव करके कहाँ चली जाती हैं, यूरोपियन एरियन में चली जाती हैं, यूरोपियन कंटिनेंट में चला आता है। अब जो यूरोप कंटिनेंट में आया तो उसके चलते क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा कि पहला चीज़ तो एयर कहाँ से आई है, हमारे पास
जो पोल से आई है, नॉर्थ और साउथ पोल पे, और वहाँ पे क्या था, स्नो था। स्नो कब बनेगा, जब हमारे पास टेम्परेचर 0 डिग्री होगा तभी बन पाएगा। अब स्नो ऐसा तो नहीं कि 20-25 डिग्री पे होगा, टेम्परेचर 0 होगा तभी हमारे पास क्या होगा, वो स्नो होगा। अब वहाँ से जो बर्फ़ बन रही है पूरी की पूरी बर्फ़ है, मीन्स टेम्परेचर कहीं ना कहीं पूरा का पूरा नेगेटिव रहा होगा। अगर नेगेटिव वहाँ पे रहा होगा तो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ था, और वहाँ से जो एयर आई है वो एयर भी क्या होगा, उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, बहुत ही मिनिमम होगा या नेगेटिव होगा। तो वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होती हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ में क्या होती हैं, ये डेवलप होती हैं। मीन्स जो हमारे पास नॉर्दर्न एरिया क्या बोल सकते हैं कि नॉर्थ पोल, क्योंकि यूरोप से सबसे ज़्यादा नज़दीक नॉर्थ पोल है एज कम्पेयर टू साउथ पोल। तो वहाँ से जो ये नेगेटिव टेम्परेचर था, बहुत ही ठंडी हवाएं क्या हो रही हैं, मूव कर रही हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल टू यूरोपियन कंटिनेंट, जिसके चलते क्या हो रहा है, वहाँ पे इफेक्ट इसको देखने को मिलता है कि बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। जैसे हमारे साइड में गर्मियों में अप्रैल और मई में इंडियन में क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में मोस्टली क्या होता है, लू चलती है, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। वो क्या है, हीट वेव में। वहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके चलते जो वेव भी आती हैं, जो हवाएँ आती हैं, वो क्या होती है, बहुत तेज़ लगती हैं, तो उसको लू बोल दिया जाता है। लेकिन क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी हैं, ठंडी होने के चलते इनको क्या बोला जाता है, कोल्ड वेव बोला जाता है। अब ये चीज़ें क्लियर हो गई। इन दोज नॉर्दर्न एरियाज कोल्ड एयर डेवलप टू द लार्ज रिजर्वायर ड्यू टू लो और इवन मिसिंग सोलर रेडिएशन, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सोलर रेडिएशन नहीं जाता। जो हमारे पास धूप है, धूप तो वहाँ जाती नहीं है। अब धूप नहीं जाएगी तो वहाँ पे सोलर रेडिएशन होता नहीं है। थ्रू आउट द पूरा का पूरा ईयर क्या होता है, विंटर होता है, और वहीं से ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जनरेट होती हैं। पर्टिकुलर वेदर कंडीशन कैन ट्रांसपोर्ट द एयर मासेज टू द सेंट्रल यूरोपियन। और जो टेम्परेचर होता है, ये चीज़ें हमने डिस्कस कर दी है। द फॉल ऑफ टेम्परेचर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 डिग्री विद इन फ्यू आवर्स। हमें क्या दिख रहा है, रेट की बात करें यहाँ पे, फॉल ऑफ टेम्परेचर मीन्स अचानक से हर 1 घंटे में क्या हो रहा है, 10 डिग्री का हमारे पास दिख रहा है। फ्यू आवर्स में क्या होता है, 1-2 घंटे में ही क्या होता है, 10 डिग्री का टेम्परेचर कम हो जाता है। लाइक अगर वहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री है तो अचानक से 0 हो जाएगा। अगर 0 है तो -10 पहुँच जाएगा विद इन फ्यू आवर्स। तो पूरी की पूरी कंडीशन ही क्या होती है, पूरे का पूरा कंडीशन ही चेंज हो जाता है। कोल्ड एयर masses are only slowly moving, therefore a cold wave will normally last for several days। तो वो क्या होता है कि कुछ दिनों तक ही इसका असर देखने को मिलता है। कोल्ड वेव कैन डेवलप इन द अदर कंटिनेंट में भी डेवलप हो सकता है ड्यूरिंग द कोल्ड वेव। जैसे यूएसए में भी डेवलप हो जा सकता है। यूएसए में कब ये डेवलप होंगे, जब इसका टेम्परेचर -45, इमेजिन -45 क्या होगा, 1994 में मेजर किया गया था कि वहाँ पे टेम्परेचर कितना था, -45। अब -45 डिग्री टेम्परेचर पे कोई एयर हमारे पास स्ट्राइक करके अगर किसी पे टच कर रही है तो उसका इफेक्ट कैसे होगा, ये आप लोग एग्जाम्पशन में देख सकते हो। इसके इफेक्ट की बात करें तो इफेक्ट क्या होगा कि इतनी ठंडी हवाएं अगर हमारे पास किसी लाइवली स्टॉक या वाइल्ड लाइफ के ऊपर अगर ये पड़ रही हैं तो वो वाइल्ड लाइफ का क्या हो जाएगा, सडन डेथ हो जाता है। आप लोगों ने भी शायद सुना हो कि आदमी गर्मी से कम लेकिन ठंड से तुरंत मर जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, सारी की सारी चीज़ें फ्रीज कर देंगी। एक तो पहली चीज़ पूरी की पूरी ठंडी है, अगर कोई वहाँ पे लाइवली स्टॉक है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, तो उसके क्या होगा, जो ब्लड का है सर्कुलेशन बना रहता है। लेकिन जैसे ये कोल्ड इफेक्ट हुआ, वो ब्लड की क्या होगा, पूरा का पूरा फ्रीज हो जाएगा, और ब्लड ही सर्कुलेट नहीं हो पाया, फ्रीज हो गया, तो उसकी डेथ क्या होगी, 100% श्योरली है। वो क्या होती है, वहाँ पे डेथ ही होती है। इसका कोई उपाय नहीं होता, कोई इसकी दवा नहीं होती है। अब हमारे पास एक्सपोजर टू कोल्ड मैडेट्स ग्रेटर जो हमारे पास कैलोरिक इंटेक फ्रॉम द ऑल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, एंड इफ़ ए कोल्ड वेव इज accompanied by heavy पैसेंट स्नो ग्रेजिंग एनिमल्स। तो उसमें क्या होगा कि हर केस में भी क्या होगा, चाहे एनिमल्स की बात करें, चाहे हम डिफरेंट हमारे पास वाइल्ड लाइफ की बात करें, या डिफरेंट वाइल्ड जो हमारे पास लाइवली स्टॉक होते हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, ग्रेजिंग है, कुछ हमारे पास अनाज की पैदावार करें, तो ये सारी पे क्या होगा, इसका असर देखने को मिलता है। और हमारे पास फसलों पे भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, फसल भी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। कोल्ड स्पेल आर एसोसिएटेड विच इंक्रीज मोर्टेलिटी रेट इन द पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड। अब यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट भी क्या करती है, पूरे वर्ल्ड में ये क्या करते हैं कि उसको इंक्रीज कर देती है। बोथ कोल्ड वेव एंड हीट वेव कॉज डेथ। अब इससे क्या होगा कि वहाँ चाहे हीट वेव से भी डेथ ज़्यादा होती है, लेकिन एज कम्पेयर टू हमारे पास जो कोल्ड वेव है उससे ज़्यादा डेथ होती है एज कम्पेयर टू हीट वेव। थ्रू डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल में भी सब्सटेंस। अब इस पर भी इफेक्ट देखने को पड़ता है कि हमारे पास इफेक्ट जो देखने को मिलते हैं कि वो डिफरेंट एज ग्रुप में देखने को मिलते हैं। बच्चों पे इसका इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा, बूढ़ों पे इसका इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा, जो नौजवान लोग हैं उन पे क्या होता है, इनका इफेक्ट थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इफेक्ट तो होता है। इन डेवलप्ड कंट्रीज मोर डेथ अकर ड्यूरिंग ए हीट वेव
then in the cold snap throughout the mortality rate is higher undevelopment region in the world। तो यहाँ पे जो हमारे पास डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे क्या होता है, डेथ अकर्स ड्यूरिंग द हीट वेव। जो हीट वेव के चलते जो हमारे पास डेथ हो रही है वो क्या होती है, वेव देन इन द कोल्ड स्नैप। तो क्या होगा, वो कोल्ड स्नैप के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है। अब एक्सट्रीम विंटर कोल्ड ऑफ्टेन कॉजेज पुअरली इंस्टॉलेड वाटर पाइपलाइन आर मेनली फ्रिज पाइपलाइन। तो एक्सट्रीम वाटर कोल्ड होता है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट रीजन थे। अब व्हाट डैमेज कैन अराइजेज, इसके चलते क्या क्या डैमेज हो सकती हैं। द डैमेज अराइजेज फ्रॉम कोल्ड वेव इज मेनली कॉज बाई, हमारे पास क्या था, कंप्लेसिंग जो इफेक्ट थे उसके चलते होगा। हैवी स्नोफॉल हो गया, कैन गिव द राइज टू द ट्रैफिक, रोड में क्या हो जाएगा, चौक हो जाएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, सारी चीज़ें हैपन हो, जो रोड ट्रैफिक था वो भी बंद हो जाएगा। फेटल एक्सीडेंट हैपन हो जाएंगे। इफ़ द पीपल फेल टू अडॉप्ट देयर ड्राइविंग रोड कंडीशन, अगर वहाँ पे लोग, जैसे हिलीज एरिया में बात करें, वहाँ पे क्या होगा कि अगर ये स्नोफॉल के चलते अगर कोल्ड वेव आ गई तो कोल्ड वेव के चलते क्या होगा कि जो पूरा का पूरा रोड है वो ब्लॉकेज हो जाता है कोल्ड वेव के चलते, और फेटल एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट में आगे जो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे तो ट्रांसपोर्टेशन में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि एक्सीडेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो बोलते हैं फेटल, दूसरा होता है हमारे पास नॉन फेटल। ऐसे एक्सीडेंट जिसमें लॉस ऑफ लाइफ हैपन होती है, मीन्स अगर एक्सीडेंट जिनमें लोग मर गए उसको फेटल बोला जाता है, और एक होता है नॉन फेटल जिसमें लोग नहीं मरते हैं, चाहे प्रॉपर्टी कितनी भी बड़ी नुकसान हो जाए तो उसको बोलते हैं नॉन फेटल। फेटल में हमारे पास क्या हो रही है, डेथ तो हैपन हो रही है, अब नुकसान कितना हो रहा है ये मैटर नहीं करता। अगर वहाँ पे कोल्ड वेव हैपन हो रही है तो उसके चलते क्या होगा कि स्नोफॉल के चलते कोल्ड वेव जनरेट होंगी, और स्नोफॉल के चलते जो रोड ट्रैफिक है वो भी क्या होंगे हिली एरिया में। अगर ड्राइविंग कंडीशन अच्छी नहीं हो तो वहाँ पे फेटल एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। आइस रेन कैन कॉज द आइस फ्रैक्चर, आइस रेन के चलते क्या होगा, आइस फ्रैक्चर होगा, जिसके चलते क्या होगा वहाँ के ट्रीज और टेलीफोनिक वायर भी क्या हो सकते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक होते हैं। कोल्ड वेव कैन बी फोरकास्ट बाई मॉडर्न वेदरिंग फोरकास्टिंग, कि हमारे पास कुछ मॉडर्न वेदरिंग फोरकास्टिंग टेक्निक्स हैं जिसके चलते हम क्या कर सकते हैं, कोल्ड वेव को हम क्या कर सकते हैं, पहले से ही फोरकास्ट कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैपन होती हैं। अब हम बात करते हैं कोल्ड वेव के मिटिगेशन की बात करें। मिटिगेशन मीन्स इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। तो अगर कोल्ड वेव चल रही है, बहुत ही ठंडी हवाएं मूव कर रही चल रही हैं, तो उसमें क्या किया जाए, सबसे पहली चीज़ है स्टे इंडोर एज मच एज पॉसिबल, कि जितने हमारे पास पॉसिबिलिटी बन सके हमें घर के अंदर ही रहनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, चेकआउट, कि हमारे पास क्या देखनी चाहिए कि हम जो क्लोथ पहने हैं वो क्या है, एनफ है कि नहीं, हमें पर्याप्त मात्रा में क्लोथ भी पहन के रहना चाहिए। जहाँ पे भी जितने भी हमारे पास ऑल मीडिया आउटलेट फॉर वेदर एंड इमरजेंसी, जो हमारे पास जो वेदर एंड इमरजेंसी जो इन्फॉर्मेशन देने वाली मीडिया है उनको क्या करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। चेक ऑन एनी नेबर हु लाइव्स एलोन, जो हमारे पास आसपास जो अकेले रह रहा है उसकी देखभाल करनी चाहिए। इंश्योर इमरजेंसी सप्लाई आर इजीली एक्सेसिबल टू, नो पावर मीन्स नो इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे एक्सेसिबल हमारे पास ऐसा ना हो कि किसी के पास पावर ही ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यूज ओनली वन रूम एंड इंटरनल रूम और पॉसेज विल बी आइदर टू हीट। रेगुलेट हॉट ड्रिंक मीन्स हमेशा क्या करें, रेगुलर हमें गर्म चीज़ें पीनी चाहिए ताकि हम ठंडी को क्या करें, उसके जो इफेक्ट को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। इफ़ द इलेक्ट्रिसिटी फेल, अगर हमारे पास किसी कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई तो जो हमारे पास जितने भी कोल्ड वेव सारी चीज़ें हैं वो क्या है 48 आवर्स तक बंद ही रखनी चाहिए, क्योंकि बाहर से वो चीज़ें क्या है अंदर ना आए कोल्ड वेव। इसके अलावा जो हमारे पास मफल्स बॉल्स जो होते हैं, हमारे पास भट्टी जो होती है उस भट्टी को क्या किया जा सकता है, भट्टी जला के जो आग जो होती है आग जला के क्या किया जा सकता है, टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है। हेल्दी फूड खाने चाहिए ताकि हमारे पास हेल्दी फूड खाए तो हमारे पास इम्यून सिस्टम अच्छा रहे, तो इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा। नेक्स्ट है हमारे पास विजिट डॉक्टर फॉर साइन, अगर हमारे पास कोई ऐसे साइन दिख रहे हैं कि हमारे पास हीट वेव का इफेक्ट दिख रहा है तो हम क्या करें, डॉक्टर्स को विजिट कर लें। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास हीट वेव का, जो मोस्टली हमारे पास इंडियन में देखने को मिलता है। कोल्ड वेव इंडिया में देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही रेयर केस में। बहुत ही जो ठंडी के सीज़न में जो हमारे पास जम्मू कश्मीर का एरिया है वहाँ पे अचानक से कभी कभी स्नोफॉल के चलते क्या होता है, कुछ दिनों के लिए हमारे पास कोल्ड वेव देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम हीट वेव की। ऑलरेडी हमें अभी कोल्ड पता चल गया, अब हीट वेव क्या होता है कि हीट वेव इज ए पीरियड ऑफ अनयूजुअली हॉट वेदर। अब जो हमारे पास क्या होता है कि 2 और मोर डेज तक लगातार क्या करें, हॉट टेम्परेचर की गर्म हवाएं क्या चलती हैं, जिसको हीट वेव या लोकल टर्म्स में उसको लू भी बोलते हैं।
हीट वेव ऑल्सो कॉल्ड हीट, जो हमारे पास हीट वेव होती है उसको क्या प्रोलॉन्ग टाइम में हाई सरफेस टेम्परेचर में चलती हैं, जिसके चलते क्या होता है वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उस पीपल्स पे क्या होता है इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। हीट वेव में स्पेन सेवरल डेज टू द सेवरल वीक्स। अब यहाँ पे क्या मतलब इसका कि हो सकता है कि ये कुछ दिनों में चला, जैसे हमारे पास लू चलते हैं कुछ दिनों में, क्या अब मार्च अप्रैल मई लगातार 3-3 महीने तक चलते हैं, तो ये क्या कुछ दिनों में भी ख़त्म हो सकते हैं या फिर कुछ महीनों तक भी चलते रह सकते हैं। ग्लोबली द इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी ऑफ हीट वेव ऑब्जर्व सिंस 1950। अभी इसकी जो इंटेंसिटी थी वो सबसे पहले कब मेजर की गई थी, 1950 से मेजर की जा रही है। पहली बार 1950 में मेजर की गई थी, उसके बाद लगातार इसको क्या किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है। अब यहाँ पे हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज के चलते जो हमारे पास एयर का मूवमेंट भी होगा, अगर हाई टेम्परेचर में हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे कि हमारे पास हीट वेव वहाँ पे जनरेट हो रही है। सच वेदर फिनोमिना मे बी कैरेक्टरिस्टाइज बाई द लो ह्यूमिडिटी विच मे बी एक्सटेंडेड ड्रॉट हाई ह्यूमिडिटी। अब हाई ह्यूमिडिटी है, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर की एयर मूव कर रही है, तो जितनी भी वहाँ पे ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिडिटी के चलते क्या होगा, जो हमारे पास लैंड है, लैंड से भी क्या होता है जो मॉइस्चर है वो क्या होते हैं इवेपोरेट होने लगते हैं, और पूरे का पूरा कंडीशन क्या हो जाता है, ड्रॉट में भी कभी कभी कन्वर्ट हो जाता है। हर बार होता नहीं है, कभी कभी हो सकता है। अब इसके चलते क्या होगा कि हमारे पास हीट वेव होती है, उसके चलते क्या होगा कि हमारे पास स्ट्रेसेज, हीट रिलेटेड स्ट्रेसेज जनरेट हो जाती हैं, हमारे पास एग्जीक्यूशन की कंडीशन हो जाती है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन आती है, हीट स्ट्रोक्स जनरेट हो जाते हैं, लू लग जाती है, लोग मर जाते हैं। इसके भी कॉजेज के बारे में डिस्कशन करते हैं, क्या क्या कॉज हो सकते हैं। तो जो हमारे पास हीट वेव अकर्स व्हेन द सिस्टम ऑफ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब हमारे पास हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो वहाँ पे क्या होती है, टेम्परेचर क्या होगा, हमारे पास ये पता है कि पी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और जो कांस्टेंट होता है पी इक्वल टू, एक और इक्वेशन था पी इक्वल टू हमारे पास क्या है, NRT। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है, प्रेशर और वेलोसिटी हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, मूवमेंट एयर का है ये, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसका इफेक्ट देखने को भी मिलेगा। विच इट बिकम द कंप्रेस इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अब ये क्या होगा कि हमारे पास जो सिस्टम थे, जो सिस्टम में क्या हो रहा है कि प्रेशर मूव इनटू द एरिया, प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बहुत ही 1-2 दिनों में प्रेशर कम हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वहाँ पे क्या होते हैं, हीट वेव मूव करने लगती हैं। हाई कंसनट्रेशन ऑफ द प्रेशर मेक्स डिफिकल्ट फॉर द अदर वेदर सिस्टम टू मूव इनटू द एरिया। जो हम क्या करेंगे, सेवरल एरियाज में जाने पे क्या करेंगे, वो रोक देंगे। बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर सिस्टम ऑल्सो प्रिवेंट क्लाउड फ्रॉम द एंटरिंग द रीजन। और हाई प्रेशर के चलते क्या होगा, जो क्लाउड होगा वो क्लाउड भी क्या करता है, उस एरिया में आने से क्लाउड को भी क्या कर देते हैं ये लोग, प्रिवेंट कर देते हैं कि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो क्लाउड भी नहीं आ पाएगा। जब तक क्लाउड नहीं आएगा तो वहाँ पे बरसात नहीं होगी, अब बरसात नहीं होगी तो फिर हमारे पास फिर क्या है कि ये टेम्परेचर बढ़ता ही रहेगा। अभी इफ़ेक्ट की बातें देखते हैं कि इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। तो जितने भी हमारे पास आउटेज या कॉमन हीट ड्यूरिंग होती है उसमें क्या होते हैं, इसके इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। अब कहाँ कहाँ पे देखने को लेंगे, इट इज़ अ नॉर्मल फॉर एरिया एक्सपीरियंसिंग द हीट वेव हैज़ अनयूजुअली हाई लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। लोग एसी ज़्यादा यूज करेंगे उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। एयर कंडीशंस आर केप्ट ऑन फॉर लॉन्ग आवर्स। अब हमारे पास क्या है कि कुछ घंटे तक लगातार क्या है, जो हमारे पास 4 घंटे 5 घंटे की जगह हमारे पास 24 घंटे लोग क्या करते हैं, इसे चला के छोड़ देते हैं, तो जिसके चलते जो हमारे पास पावर है वो पावर क्या हो जाता है, लार्ज, जो हमारे पास बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में यूज होता है। अब इसके अलावा हमारे पास हीट वेव कैन ट्रिगर भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, किसको, डिवास्टेट, जो हमारे पास हैं वाइल्ड फायर्स को, जो जंगलों में लगने वाली फायर्स हैं उसको भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, फॉरेस्ट फायर को भी। When a heat wave is accomplished by the episode of drought that dries out vegetation। अब हीट वेव अभी हमने डिस्कस किया था कि हीट वेव क्या था, कि हमारे पास इसमें क्या है कि हाई टेम्परेचर की जो एयर्स होती हैं, इसमें क्या होगा, हाई टेम्परेचर का एयर मूवमेंट करेगा। अब हाई टेम्परेचर का एयर मूवमेंट करेगा तो जहाँ जहाँ से ये मूवमेंट कर रहा है, जो भी हमारे पास एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जहाँ जहाँ से ये मूव कर रहा है वहाँ पे क्या करेगा, टेम्परेचर क्या हुआ, हाई हुआ। टेम्परेचर हाई हुआ तो जो भी हमारे पास वाटर था, वो वाटर का जो भी जिस फेज में भी था वो पूरा का पूरा वाटर का हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। जो ग्राउंड थी वो ग्राउंड से भी क्या होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, और पूरी का पूरी पानी उसमें रहेगी नहीं, तो पूरा जो लैंड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ड्रॉट आ जाएगा, वहाँ पे सूखा आ जाएगा।
नेक्स्ट चीज़ें क्या है कि अगर हम जंगलों की बात करें या फिर लैंड की बात करें जहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ग्रेजिंग हो रही है, मीन्स पैदावार हम किसी अनाज को बोए हुए हैं, तो वहाँ से क्या होगा कि वहाँ से जो अनाज की जो हमने पैदावार की हुई है वहाँ से भी क्या होगा, वहाँ से भी वाटर क्या होगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा और पूरा का पूरा वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होने के बाद जो भी अनाज थी, जो भी हमने फसलें बोई थी, जो ग्रेजिंग की थी, वो पूरी की पूरी तरह से क्या हो जाएंगी, सूख जाएंगी। किसके चलते हुई? हीट वेव के चलते। अब पूरा जो वेजिटेशन है वो क्या हो गया, सूख गया, ड्राइड आउट हो गया। और इसके चलते क्या होगा कि अगर पूरी तरह से सूख गया है, इट क्रिएट एन आइडियल इन्वायरमेंट फॉर द ब्रेक आउट द वाइल्ड लाइफ। अगर उसमें क्या होता है, धीरे से ही जो आपस में क्या होगी, वहाँ पे जो जितने भी वेजिटेशन थे आपस में अचानक से क्या हो जाती है, वहाँ पे आग लग जाती है, तो वाइल्ड फायर्स में भी हो जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका क्या होता है, हीट वेव में क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज करती हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज कैसे करेंगे कि हमारे पास ये पता है कि हीट कॉज द मेटल टू एक्सपेंड। हमने पढ़ा था एक्सपेंड का मीन्स क्या हो रहा है कि जो भी हमारे पास मेटल होते हैं उनका कुछ ना कुछ अल्फा से डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है। हर मटेरियल का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होगा। अगर हीट वेव आ रही है तो मीन्स वहाँ के वेव जो आई वो हीट है मीन्स गर्म है तो मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा है। और जैसे ही टेम्परेचर उसका क्या हुआ, ज़्यादा मिला, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो क्या होगा कि जो हमारे पास मेटल था वो मेटल में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। अब मेटल में एक्सपेंशन हुआ तो मेटल में एक्सपेंशन के चलते क्या होगा, वो पूरा का पूरा मेटल एक्सपेंड हो जाएगा। और एक्सपेंड होने के चलते क्या हो जाएंगे, जो हमारे पास डेवलप हो जाएंगे, इंटरनल क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बताया होगा सर ने कि जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा होगा तो वहाँ पे कि हमारे पास क्या होता है कि थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाती हैं। और जो हमारे पास मोस्टली अगर कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट भी क्या है, आरसीसी जो है दो चीज़ों का मिक्सचर है, एक स्टील का और एक प्योर कंक्रीट का। कंक्रीट में हम किसको, एग्रीगेट सैंड और सीमेंट के मिक्सचर को कंक्रीट बोलते हैं। अगर उसमें स्टील यूज हो गया, आरसीसी बोल देते हैं उसको। तो वो भी क्या है, दो मटेरियल है। अब दोनों का अलग अलग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होगा, दोनों का अलग अल्फा की वैल्यू होगी, कंक्रीट की अलग होगी, स्टील की अलग होगी। तो एक हाई रेट से एक्सपेंड होगा, एक लो रेट से, तो उनके बीच में क्या होगा, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्रैक्स आया तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया, फूट गया। नेक्स्ट है, अब ये चीज़ें बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसके चलते लू लगती है तो लोग क्या होते हैं, लोगों की मौत हो जाती है। अब लोगों की मौत हो गई तो ये इसके चलते हीट वेव के चलते डेथ भी हो जाती है। अब ये तो हमारे पास, एक तो हमारे पास लोगों को डेथ हो रही है, एनिमल्स की डेथ हो जाती है, हमारे पास प्लांट्स का क्या होगा, ग्रोथ रुक गया और प्लांट्स भी डैमेज हो गए। इसके साथ ही साथ हमारे पास इसका मेंटल इफेक्ट भी हमारे पास पड़ता है कि आदमी की जो मेंटल एबिलिटी होती है वो भी क्या होती है, डैमेज हो जाती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं इसके इफेक्ट को। तो सबसे पहले कि हम क्या करें कि इंक्रीज शेड्स अराउंड योर होम, कि हम अपने आसपास के जो जितने भी हमारे पास शेड हैं उसको शेड्स बनाए मीन्स रुकावट बनाए जो हमारे पास शेडिंग कर सकें। हमें जितनी भी चीज़ें हैं आसपास हमारे होम्स को, उसको शेडिंग प्रोवाइड करें। और शेडिंग कैसे कर सकते हैं हम, प्लांटिंग ट्री एंड अदर वेजिटेशन। जो हमारे पास ट्रीज हैं, ट्रीज क्या करेंगे कि जो हमारे पास एयर का मूवमेंट है उसको क्या करेंगे, ठंडे रखेगी। कैसे ठंडे रखेंगे कि हमारे पास एयर क्या होगा, लगातार चलती रहेगी, तो वो क्या होगा, हीट फॉर्म में वो क्या, एक प्लेस से दूसरे सर्कुलेशन उसका बना रहेगा एयर का, जिसके चलते क्या होगा, वहाँ पे सेट से हमने बना दिया और सर्कुलेशन जो ट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रही हैं, तो वेजिटेशन को भी क्या होगा, उसके चलते इफेक्टेड होगा। और जब एयर सर्कुलेट हो रही होगी, एयर का मूवमेंट हमेशा क्या हो रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हो रहा होगा, तो वो क्या होगी, हीट फॉर्म में, उसमें अचानक से ज़्यादा हीट नहीं होगा। तो ये चीज़ें थी। अब इसके चलते ही क्या कर सकते हैं हमारे पास कि जो लोअर सरफेस पे एयर टेम्परेचर क्या शेड हमने प्रोवाइड किया है, यहाँ से क्या होगा, कूलिंग होगा। और कूलिंग किसके थ्रू होगा, इवेपोर ट्रांसमिशन। जब हम पढ़ेंगे पूरा वाटर साइकिल तो वहाँ पे इवेपोर ट्रांसमिशन दिखता है। ट्रीज एंड वेजिटेशन दैट डायरेक्टली शेड योर होम कैन डिक्रीज एंड नीड द एयर नॉट नीड द एयर कंडीशन। वो क्या कर सकती है, जो हमारे पास एयर कंडीशन एसी की रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को भी क्या कर सकती है, डिक्रीज कर देती है, हटा देती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टॉल ग्रीन रूफ। अब ग्रीन रूफ का मीन्स क्या होता है, लाइक या देखा होगा कि हमारे पास गांव में अभी भी क्या होते हैं कि जो झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं उनकी जो टेम्परेचर होते हैं घरों के वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू जो हमारे पास बिल्डिंग्स, जो हमारे पास हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे क्लियर मेंशन है। इंस्टॉल कूल रूफ। इंस्टॉल कूल रूफ मीन्स क्या होगा कि हमारे पास हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें यूज करें, रिफ्लेक्ट सन, जो क्या करें, सनलाइट को क्या करें, वहीं से रिफ्लेक्ट कर दें। अब जब सनलाइट नीचे एंटर नहीं करेगा तो सनलाइट में जो एनर्जी थी वो हमारे रूम में एंटर नहीं करेगी, और रूम में एंटर नहीं की तो हमारे पास टेम्परेचर क्या हुआ, जो रूफ का वो क्या होगा, डिक्रीज हो गया।
यूज एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस, जो भी हम अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं, उपकरण जो घरों में यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, एनर्जी एफिशिएंट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे पास एनर्जी ज़्यादा लगी और उसका प्रोडक्शन कम हो गया। नेक्स्ट हमारे पास चेक योर फ्रेंड फैमिली एंड नेबर्स को हमेशा क्या करें, चेक करते रहें कि जब हमारे पास हीट वेव चल रही है कि कहीं वो इस इफेक्टिव तो नहीं हो गए। तो ये इसके जो डेंजर इफेक्ट थे, कहीं अगर कोई सिक हो गया, अगर कोई हमारे पास, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको डालेगी, या तो जो हमारे पास चाइल्ड होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इफेक्ट करेगी, या फिर हमारे पास जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उन पर ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो उन दोनों लोगों को चेक करते रहेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि एपिडेमिक क्या होता है।